वेलकम टू विज्ञान एकेडमी। आज की हमारी नेक्स्ट क्लास है फिजिक्स। हम कर रहे हैं लूसेंट से। इसमें ध्वनि की चाल से हमें कंटिन्यू करना है। हमारा प्रीलिम्स का भी गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है विज्ञान एप्लीकेशन पर और एमपीजीके की क्लासेस। साथ ही जो टेलीग्राम ग्रुप है वो आप जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे स्पीडी की डेली करंट अफेयर की जो क्लासेस हो रही है उसका वीडियो भी आपको अवेलेबल हो रहा है। साथ ही में उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है। देखते ही देखते पूरे 140 पेज की स्पीडी आपके दिमाग में छपने वाली है। पूरी स्पीडी याद कराने की जवाबदारी मेरी है। आपको बस धैर्यपूर्वक 20 से 25 मिनट का एक वीडियो आ रहा है रोज, उसको देखना है। उसको हो सके तो फिर से डबल देख सकते हैं आप रिवाइज करने के लिए। और आप बुक ले लीजिए और बुक से उसको रीड करनी और प्रश्नों का अभ्यास करना हो तो ग्रुप में आपको डेली प्रश्न मिल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको टेलीग्राम की लिंक और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए लिंक प्रोवाइड की जाएगी। आप लोग वहां पर जाकर उसको एक्सेस कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास स्टार्ट करते। ध्वनि की चाल से हमें देखना था, ठीक है। ध्वनि हमने स्टार्ट किया था, ध्वनि की चाल या स्पीड ऑफ साउंड। तो दो तीन बातें इसमें विशेष तौर पर जहां से सीधे प्रश्न बन सकता है। देखते हैं कि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। हम माध्यमों की बात कर रहे हैं, ठीक। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। दो बिंदु है, पहला तो ये कि विभिन्न माध्यम रहेंगे तो ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होंगी। दूसरी चीज, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है विभिन्न माध्यमों में भी, तो वो घनत्व पर निर्भर करती है। घनत्व के साथ ही जो प्रत्यास्थता होती है उस पर निर्भर करती है। तो दोनों बातें हमको याद हो गई कि अलग अलग माध्यम है तो हमारी ध्वनि की चाल वो बिल्कुल अलग अलग रहेगी। उसके साथ ही ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है, तो माध्यम, जो भी माध्यम है, जिस भी माध्यम में ध्वनि गई है तो ध्वनि की चाल उसकी प्रत्यास्थता और घनत्व इन दो बिंदुओं पर निर्भर करेगी। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होगी, ठोस में। उसके बाद किस में होगी, द्रव में। और सबसे कम किस में होगी, गैस में। तो ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में। इस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4 विकल्प आपको दिए रहेंगे। ये क्रम फिर नीचे चेंज हो जाएगा, तो आपको याद रखना है ठोस में सबसे ज्यादा, फिर द्रव में, गैस में। आपको ये देखना है कि चिन्ह इधर लगा हुआ है इधर, उस हिसाब से एग्जाम हॉल में जब पेपर आपके सामने रहेगा तो जो भी विकल्प रहेगा अपने विवेक का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन करना है, ठीक। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड। वायु मतलब क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगी। उसके बाद में जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर प्रति सेकंड। जल क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। और लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड। लोहा क्या हो जाएगा, ठोस। तो यहाँ देखिए ठोस में 5130 है, द्रव में 1483 और गैस में 332 है। मतलब ठोस में सबसे अधिक, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल और तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। हमने दो तीन बातें की। सबसे पहली बात तो विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल जो है अलग अलग रहेगी। दूसरी बात ये कि जो भी माध्यम है, माध्यम का घनत्व और घनत्व के साथ जो प्रत्यास्थता है इस पर ध्वनि की चाल निर्भर करेगी। उसके बाद हमने तीसरा बिंदु देखा कि ठोस में सबसे ज्यादा, उसके बाद द्रव में और उसके बाद में जो गैस है, गैस में ध्वनि की चाल रहेगी। तीनों चारे बातें हो गई। उसके बाद एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, जहां से प्रश्न आएगा तो थोड़े से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, वो ये है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि को चाल और तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। तो किस में परिवर्तन होता है, ध्वनि की चाल में परिवर्तन होता है, साथ ही उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, ठीक है, तरंग दैर्घ्य होती है, इसमें परिवर्तन होता है। तो दो बातों में परिवर्तन होता है, याद रखिए। जबकि आवृत्ति नहीं बदलती। फिर जो आवृत्ति, आवृत्ति के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रश्न आपसे देगा कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो परिवर्तन होता है। नीचे ऑप्शन दिए रहेंगे, ध्वनि की चाल, ध्वनि की तरंग दैर्घ्य, ध्वनि की आवृत्ति। तो आपको याद रखना है कि आवृत्ति है, आवृत्ति नहीं बदलेगी। क्या बदलेगा, चाल और तरंग दैर्घ्य बदल जाएगी। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती, आवृत्ति से लेना देना नहीं, वो नहीं बदलती। चाल और तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करेगी क्योंकि बदल जाती। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, यदि ताप स्थिर है तो हवा में ध्वनि की चाल हवा के दाब पर निर्भर नहीं करती। टेम्परेचर यदि स्टेबल है आपका तो वायु में जो भी ध्वनि की चाल है वो उस वायु के दाब पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात दाब घटाने या बढ़ाने से ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है। दाब का कोई लेना देना नहीं है।
यदि अधिक दाब है या कम दाब है फिर भी ध्वनि की जो चाल है वही रहेगी, लेकिन एक शर्त है कि जो ताप है स्थिर होना चाहिए। यहाँ टेबल दिया है विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। तो यहाँ पे देखिए लोहा ठोस है सबसे ज्यादा 5130 है, इससे भी ज्यादा कांच में है 5640 और एल्यूमिनियम भी ठोस है 6420 मीटर प्रति सेकंड में दी हुई है ध्वनि की चाल। तो पर्टिकुलर पूछा जा सकता है कि जैसे एल्यूमिनियम है इसमें ध्वनि की चाल कितनी होती है, या फिर कांच में, लोहे में, पारे में 1450, समुद्री जल में 1533, जल में 1483, अल्कोहल में 1213, भाप में 100 डिग्री सेल्सियस वाला जब तापमान रहे 405, कार्बन डाइऑक्साइड में 260, हाइड्रोजन में 1269 और वायु में 332 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद ध्वनि की चाल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो स्थिर दाब पर गैस में ध्वनि की चाल उसके परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होती है। समानुपाती है, ये T क्या है, परम ताप, और इसके वर्गमूल के कैसी कंडीशन होनी चाहिए, स्थिर दाब होना चाहिए। यदि माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है तो वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाती है। अगला है ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव। तो नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, अतः शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। 2 पॉइंट बोले हैं, ध्वनि की चाल किसमें अधिक होंगी, जो नमी युक्त वायु उसमें ध्वनि की चाल अधिक होगी, यानी आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है और आर्द्रता के घटने से ध्वनि की चाल घट जाती है। आर्द्रता का ध्वनि की चाल से समानुपाती का संबंध है। आगे गैसों के अनुभार का प्रभाव क्या पड़ता है कि गैसों का अनुभार बढ़ रहा है तो ध्वनि की चाल घट जाती है और यदि घट रहा है तो बढ़ जाती है, विपरीत का संबंध है उनका। प्रत्यास्थता का क्या प्रभाव पड़ता है, प्रत्यास्थता के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। मैंने ये बोला था कि किसी माध्यम में जो ध्वनि है उस माध्यम के घनत्व और प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है, तो प्रत्यास्थता से समानुपाती पर निर्भर करती है कि प्रत्यास्थता बढ़ रही है तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी। ध्वनि की चाल ठोस में सबसे ज्यादा, फिर द्रव गैस, इसको बिल्कुल रट लेना, प्रीलिम्स का प्रश्न बन सकता है। प्रत्यास्थता की बात करें तो ये ठोस में सबसे ज्यादा, फिर द्रव और गैस, दोनों बातें एक जैसी। नोट दिया है निर्वात में प्रत्यास्थता शून्य होने के कारण निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। ठीक, आगे ध्वनि के लक्षण देखते हैं। तो ध्वनि के मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं, एक प्रबलता, तारत्व और गुणता। प्रबलता क्या होता है, प्रबलता ध्वनि का अभिलक्षण है, इसके कारण कोई ध्वनि तेज या मंद सुनाई देगी। ध्वनि की प्रबलता स्तर व्यक्त करने का मात्रक फोन है। उसके बाद तारत्व क्या है, तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिससे ध्वनि की मोटी या पतली कहा जाता है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है और ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है, ध्वनि पतली होती है। वही आवृत्ति कम होने पर तारत्व कम होता है और ध्वनि मोटी होती है। गुणता की बात करेंगे तो ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हमें समान प्रबलता तथा समान तारत्व की ध्वनि में अंतर प्रतीत होता है, गुणता कहलाता है। ध्वनि की गुणता सन्नादी स्वरों की संख्या, क्रम तथा अपेक्षिक तीव्रता पर निर्भर करती है। उसके बाद ध्वनि की तीव्रता या इंटेंसिटी की बात करें तो माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का मात्रक क्या है, बेल। ध्वनि की निरपेक्ष तीव्रता को वाट मीटर -2 से व्यक्त किया जाता है। बेल क्या है, एक बड़ा मात्रक है, व्यवहार में इसे छोटा मात्रक जो डेसिबल है, डीबी, उसका 10वां भाग माना जाता है। ध्वनि की तीव्रता स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। 2 बातें याद रखना, एक तो वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है और आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, और जो माध्यम का घनत्व है उसके अनुक्रमानुपाती। मतलब आवृत्ति का वर्ग, घनत्व का वर्ग, आयाम का वर्ग इसके अनुक्रमानुपाती, जबकि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। नोट दिया है मनुष्य की अधिकतम श्रव्यता सीमा 95 डेसिमल है, इससे अधिक तीव्रता की ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है। प्रबलता और ध्वनि की तीव्रता में संबंध है, प्रबलता प्रोपोर्शनल टू लॉग एल। यहाँ एल क्या है, ध्वनि की तीव्रता है। दोनों में क्या अंतर है, एक तो संबंध है कि ध्वनि की तीव्रता प्रोपोर्शनल टू प्रबलता, अंतर यह है कि प्रबलता ध्वनि का अभिलक्षण है जिसके कारण ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है, और ध्वनि की तीव्रता में ध्वनि की तीव्रता ध्वनि ऊर्जा का वह परिमाण है जो ध्वनि संचरण की दिशा के लंबवत खींचे गए इकाई क्षेत्रफल से
प्रति सेकंड गुजरती है। उसके बाद प्रबलता चेतना संबंधी है और ध्वनि की तीव्रता वस्तुनिष्ठ है। प्रबलता को मापा नहीं जा सकता है, ध्वनि की तीव्रता को मापा जा सकता है। प्रबलता सुनने वालों के कान की सुग्राहिता पर निर्भर करती है, जबकि ध्वनि की तीव्रता सुनने वाले कान के सुग्राहिता पर निर्भर नहीं करती है। नोट दिया हुआ है, ध्वनि स्रोत से दूर किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता समान होती है, दूसरी ओर प्रबलता उस बिंदु पर अलग-अलग व्यक्तियों के लिए अलग-अलग होती है, क्योंकि प्रबलता व्यक्ति की कान की सुग्रताई पर निर्भर करती है। ठीक है, आप कितनी ऊंची ध्वनि को सुन सकते, कोई यदि धीरे से भी बोल रहा है तो क्या उसे सुन सकते, ये आपकी कान की सुग्राहिता है। प्रबलता, तो ये प्रबलता जो है आपकी कान की सुग्राहिता पर निर्भर करती है। प्रतिध्वनि क्या होता है? जब ध्वनि तरंगे दूर किसी दृढ़ टावर जैसे पहाड़ इससे टकरा के वापस आती है, तो परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। और यदि प्रतिध्वनि आपको सुनना है, तो जो भी श्रोता है और जो परावर्तक सतह है, उसके बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर या 16.6 मीटर होनी चाहिए। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड तक रहता है। नोट दिया है, यदि ध्वनि तरंगे किसी दृढ़ सतह से टकराकर परावर्तित होती है, तो ध्वनि की कला में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन ध्वनि के परावर्तन के फलस्वरूप उसके तीव्रता और आयाम में कमी होती है। एक बड़ा अच्छा प्रश्न है कि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक ध्वनि क्यों सुनाई देती है? तो ध्वनि के अपवर्तन के कारण यहाँ आपको अलग-अलग ऑप्शन दे देंगे। आपको परावर्तन लिखा रहेगा, फिर व्यतिकरण दे देंगे, प्रकाश का ध्रुवन होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन दे देंगे कंफ्यूज करने के लिए। तो अपवर्तन, ध्वनि के अपवर्तन के कारण दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई देती। अनुरणन क्या है? कोई बड़ा हॉल होता है, उसमें उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि है, उसकी दीवारों से बार बार टकराती है और काफी समय तक वहां बनी रहती है। तो बार बार टकराने से क्या होता है? ध्वनि का स्थायित्व होता है, इसे कहते हैं अनुरणन। ये अवांछनीय है, क्योंकि बहुत अधिक अनुरणन के कारण क्या होता है? स्पष्ट आवाज नहीं सुनाई देती। इसको कम करने के क्या उपाय है? भवन की छत और दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थ जैसे संपीड़ित फाइबर बोर्ड है, खुरदुरे प्लास्टर या पर्दे लगाए जाएंगे। फिर सीटों के पदार्थों का चुनाव करेंगे, जो ध्वनि अवशोषक गुण जिसमें अच्छे हो उसके आधार पर करेंगे। अनुनाद क्या होता है? जब किसी वस्तु के कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर होती है, तो वस्तु बहुत अधिक आयाम से कंपन करने लगती। इस घटना को अनुनाद कहते हैं। रेडियो अनुनाद के सिद्धांत पर काम करता है। एक सिंपल सा प्रश्न बन जाएगा कि रेडियो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो अनुनाद के। दूसरा प्रश्न ये कि अमेरिका का जो ट्रेकोमा पुल है, किस कारण क्षतिग्रस्त हुआ था? तो अनुनाद के कारण। अगला प्रश्न, ट्रेकोमा पुल कहाँ पर है? तो अमेरिका में है। सैनिकों की टुकड़ी पुल पार करती है, तो उस समय इस स्थिति अनुनाद के कारण ही कदम मिलाकर नहीं चलती, इस अनुनाद से बचने के लिए। ध्वनि का व्यतिकरण क्या है? जब समान आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है, तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है, इसे ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। जबकि ध्वनि के अपवर्तन के कारण दिन की अपेक्षा रात में ध्वनि दूर तक सुनाई देती है। यदि दोनों तरंगे एक ही बिंदु पर एक ही कला में पहुंचती है, तो ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होती है, इसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। यदि दोनों तरंगे विपरीत कला में पहुंचती है, तो वहां पर तीव्रता न्यूनतम होती है और इसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ध्वनि का विवर्तन क्या है? ध्वनि का तरंग दैर्घ्य 1 मीटर की कोटि का होता है, अतः जब इसी कोटि का कोई अवरोध ध्वनि के मार्ग में आता है, तो ध्वनि अवरोध के किनारों से मुड़कर आगे बढ़ जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? ध्वनि का विवर्तन। उसके बाद नोट, बंद कमरे में बात कर रहा है जो व्यक्ति, उसकी आवाज तो सुन सकते, लेकिन हम देख नहीं सकते, क्योंकि ध्वनि का विवर्तन हो जाता है, लेकिन प्रकाश का विवर्तन नहीं होता है। चूंकि देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है, जब प्रकाश का विवर्तन नहीं हो रहा है तो हम उसे देख नहीं पाएंगे, लेकिन ध्वनि का विवर्तन हो जा रहा है, इसीलिए हम किसी की बात को सुन पाते हैं। अप्रगामी तरंग क्या है? वैसी तरंग जो अपने स्थान पर फैलती और सिकुड़ती है, लेकिन आगे नहीं बढ़ती, उसको अप्रगामी तरंग कहते हैं। इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता है कि जहाँ पर कंपन की तीव्रता महत्तम होती है, वहाँ एंटी नोट का, और जहाँ पर कंपन की तीव्रता शून्य होती है, नोट का निर्माण करती है। ये तरंग अपने साथ ऊर्जा का वहन नहीं करती, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आमतौर पर सभी तरंगे ऊर्जा का स्थानांतरण या एक रूप से दूसरे रूप में उसको चेंज करती है, लेकिन ऊर्जा का वहन नहीं करती अप्रगामी तरंगे। दो लगातार नोड या एंटी नोड के बीच की दूरी λ/2 होती है, और दो लगातार नोड या एंटी नोड के बीच की दूरी को λ/4 होती है, जहाँ लैम्ब्डा क्या है? तरंग दैर्घ्य है। वह तरंग जो आगे बढ़ती है प्रगामी तरंग कहलाती है। ये तरंग अपने साथ
ऊर्जा को वहन करती। ठीक है, अप्रगामी तरंगे ऊर्जा का वहन नहीं करती। प्रगामी तरंगे क्या होती, अपने स्थान से आगे बढ़ती और ऊर्जा का वहन करती है। ऑर्गन नली क्या है? ऑर्गन पाइप एक प्रकार का पाइप है जहाँ ध्वनि की उत्पत्ति जो वायु है उसके कंपन के कारण होती। ऑर्गन नली में उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति बटे ध्वनि का वेग बटे ध्वनि का तरंगदैर्घ्य, ये सूत्र है। ऑर्गन नली दो प्रकार की होती है, एक खुला ऑर्गन पाइप और बंद ऑर्गन पाइप। दोनों में क्या अंतर है? खुला ऑर्गन पाइप दोनों सिरे खुले रहते हैं, दोनों सिरों पर एंटीनोड का निर्माण होता है। बंद ऑर्गन पाइप में एक सिरा बंद और दूसरा सिरा खुला रहता है। बंद सिरे पर नोड और खुले सिरे पर एंटीनोड का निर्माण होता है। ओपन ऑर्गन पाइप की ध्वनि क्या होती है? सुरीली, जबकि इसकी ध्वनि कम सुरीली होती है। ओपन ऑर्गन पाइप में सम और विषम दोनों सन्नादी होते हैं, इसमें केवल विषम सन्नादी होता है। डॉपलर प्रभाव आपने सुना होगा कि जब कोई ध्वनि स्रोत है और श्रोता इसके बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई देती। इसे ही हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं। नोट दिया हुआ है। डॉपलर प्रभाव प्रकाश के लिए भी मान्य है। प्रश्न आ जाएगा, क्या ध्वनि के साथ प्रकाश के लिए मान्य है? तो बिल्कुल मान्य है। इसके अनुसार अगर कोई तारा पृथ्वी के नजदीक आ रहा है तो उससे आने वाले प्रकाश का रंग बैंगनी की ओर विस्थापित होगा, और अगर कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है तो उससे आने वाले प्रकाश का रंग लाल की ओर विस्थापित होगा। मेघ संख्या क्या है? किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल और उसी माध्यम में ताप और दाब की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु के माध्यम की मेघ संख्या कहते हैं। मेघ संख्या पिंड की चाल बटे ध्वनि की चाल। मेघ संख्या क्या मान दिया हुआ है कि संख्या होगी उस हिसाब से पिंड की प्रवृत्ति निर्धारित होती है। जैसे मेघ संख्या का मान 5 से अधिक है तो अति पराध्वनिक पिंड, 1 से अधिक है तो पराध्वनिक पिंड, 1 के बराबर है तो ध्वनिक पिंड, 1 से कम है तो अध्वनिक पिंड। प्रघाती तरंग या शॉकवेव क्या होती है? यह पिंड की चाल ध्वनिक हो जाती है तो अपने पीछे माध्यम में शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ती है। इस विक्षोभ के संचरण को प्रघाती तरंग कहते हैं। 3 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। पहली बात, प्रघाती तरंग में जो पिंड की चाल कैसी होती है? तो पराध्वनिक हो जाती है। दूसरी बात, पीछे माध्यम में कैसे आकार का विक्षोभ छोड़ती है? तो शंक्वाकार का विक्षोभ छोड़ती है। और किसके संचरण को प्रघाती तरंग कहते हैं? इसी विक्षोभ के संचरण को प्रघाती तरंग कहते हैं। नोट दिया है, पराध्वनिक विमान अपने पीछे प्रघाती तरंग या ध्वनि बूम छोड़ता है, इसीलिए इसे आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़ाते हैं। यदि ये कम ऊंचाई पर होंगे तो इनके द्वारा उत्पन्न प्रघाती तरंगे इमारतों को नुकसान पहुंचाएगी। जो भी पराध्वनिक विमान है अपने पीछे पता है प्रघाती तरंग छोड़ते या फिर ध्वनि बूम छोड़ते, तो ये आकाश में क्या है, बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं। यदि कम ऊंचाई पर इनको उड़ाया जाए तो जो भी ऊंची ऊंची इमारत है उनकी ऊंचाई बहुत अधिक होती है, तो ये तरंगे उसे नुकसान पहुंचा जा सकती है, इसीलिए अधिक ऊंचाई पर उड़ाया जाता है। अगले टॉपिक में हम ऊष्मा देखेंगे। आप लोग प्लीज सेशन को लाइक कर दिया कीजिए। पूरा सेशन देखते हैं लेकिन ना ही लाइक करते ना ही कमेंट करते। अभी रात के 2 बज रहे हैं और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि सारी क्लासेस समय से कंप्लीट हो और आप लोगों को सारी क्लासेस डेली बेसिस पर मिल सके। तो आप लोग भी प्लीज सेशन को लाइक किया कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी सुधार आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मुझे नहीं पता चलेगा कि क्लासेस आपको कैसी लग रही है, इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, कंटेंट आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर आप कुछ अन्य सुझाव देना चाहते हैं कि इस तरह इन क्लासेस को कंटिन्यू कीजिए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच।